हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवानी प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बैंकिंग अवेयरनेस का एक टॉपिक देखने वाले हैं, बेसल नॉर्म्स या फिर हम कह सकते हैं बेसल अकॉर्ड्स। हम पढ़ती हैं बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 बैंकिंग अवेयरनेस में हम पढ़ते हैं, तो उसी के ऊपर ये टॉपिक है। अब बेसल क्या है? बेसल एक सिटी है स्विट्ज़रलैंड के अंदर। ओके, तो 1974 में G10 समिट हुई। उसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जो कि क्या करे, जो भी हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें जो भी रिस्क होती है, रिस्क फैक्टर होता है, उसको कंसिडर करके कुछ ना कुछ डिसीजंस ले। ठीक है, तो एक ऐसी कमेटी बनाई गई जो कि अब ये कॉन्फ्रेंस जो थी ये स्विट्ज़रलैंड के अंदर हुई थी, तो इसका नाम दिया गया बेसल के अंदर हुई थी, तो बेसल कमेटी हो गई है ऑन बैंकिंग सुपरविजन। इस कमेटी में मेंबर्स कितने हैं? 45 इंस्टीट्यूशंस और 28 जुरिस्डिक्शंस। अब बेसल अकॉर्ड्स क्या होते हैं? ये सेट ऑफ एग्रीमेंट्स होते हैं BCBS मतलब बेसल कमेटी के, जो कि मेनली फोकस करते हैं रिस्क टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम। और इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं एग्रीमेंट्स को हम बेसल अकॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। अब पर्पस क्या होता है? बेसल अकॉर्ड लाने का पर्पस क्या था? देखो, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं इंटरनेशनली करेंसी में, और फाइनेंशियली भी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। बहुत सिंपल चीज़ें नहीं होती हैं बैंकिंग में। तो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि कोई ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो कि हमें हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डूबने से बचा सके। ठीक, अब बेसल अकॉर्ड्स लाने का मतलब क्या था? बेसल अकॉर्ड्स इसलिए लाए गए ताकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड अगर लॉस होता है हमारे इंटरनेशनल या नेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उनको हम ओवरकम कर सकें। बेसल कमेटी एक्चुअली में जो भी गवर्नर्स होते हैं सेंट्रल बैंक्स के, उनकी मीटिंग होती है। ओके, तो बेसल नॉर्म्स कितने हैं? बेसल 1, 2, 3। अब CAR क्या होता है? इस चीज़ के लिए ना हमें 3 चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। अब CAR होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, CRAR होता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशो, और CRWA होता है रिस्क वेटेड एसेट। तो इसमें CAR निकालना होता है। CAR कितना होता है? टोटल कैपिटल अपॉन RWA, रिस्क वेटेड एसेट। तो रिस्क वेटेड एसेट होती है जैसे कि हमने, मान लो बैंक ने लोन दिया है, तो वो लोन रिपेमेंट का कोई गारंटी तो है नहीं है, तो वो NPA के अंदर भी जा सकता है और हो सकता है कि वो लोन रिपे भी हो जाए, तो बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। तो कितना रिस्क वाला एसेट है हमारे पास? काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, तो वो वाला यहाँ पे आ जाता है। टोटल कैपिटल बैंक का यहाँ पे आ जाता है, इंटू 100 कर देते हैं, तो ये CAR कैलकुलेट हो जाता है। अब टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं? Tier 1 प्लस Tier 2 कैपिटल, और Tier 1 होता है कोर कैपिटल, Tier 2 होता है सबऑर्डिनेट कैपिटल। इसको ऐसे ही रखते हैं। बाद में बेसल 1 नॉर्म्स आए, तो इसका पब्लिशिंग ईयर था 1988। इसके लाने का मेन मोटिव ये था कि बैंक्स जो हैं वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, इतना कि अगर वो क्रेडिट देते भी हैं, अगर वो लोन देते हैं, तो उसकी जो रिस्क रहेगी ना, उस फैक्टर को एकदम से ख़त्म कर दिया जाए, और एकदम से ख़त्म नहीं तो मिनिमाइज़ किया जाए, कि लोन दे के उनको ये टेंशन ना रहे कि लोन आएगा, रिपे होगा कि नहीं होगा। अगर रिपे नहीं भी होता है तो उनके मतलब बैंक डूबेगा नहीं, बैंक के पास पहले से इतने एसेट्स हैं कि वो उस चीज़ को ओवरकम कर सकेगा। तो ये मेंटेन करने के लिए कहा गया 1992 से। और बेसल 1 नॉर्म्स बेसिकली CR को टारगेट करते थे कि हर मतलब बेसिकली इंडिया के ऊपर देखें तो इंडिया को 9% CR मेंटेन करने के लिए कहा गया। नेक्स्ट चीज़ आती है बेसल 2 नॉर्म्स, जो कि 2004 में पब्लिश हुए और 2008 में इम्प्लीमेंट हुए। अब ये क्या था? इन्होंने फोकस किया बेसल 2 नॉर्म्स में कि कितना, हाउ मच ऑफ द बैंक्स कैपिटल, कितना बैंक का कैपिटल है जो कि बैंक्स को रखना चाहिए साइड, ताकि वो अपनी क्रेडिट रिस्क को कम कर सकें। अच्छा, इनको इम्प्लीमेंट किया गया था, ऑल्दो पब्लिश वो 2004 में हो चुके थे, पर उनको इम्प्लीमेंट किया गया था 2008 में। इनके 3 फ्रेमवर्क पिलर्स हैं: मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, सुपरवाइजरी रिव्यू एंड मार्केट डिसिप्लिन और डिस्क्लोजर। अब ये हो गया पूरा। उसके बाद बेसल 3 नॉर्म्स आए 2010 में, और इनको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट किया गया 2018 में। ये क्यों थे? अब 2008 में बहुत बड़ा रिसेशन आया था, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, तो उसी को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि बेसल 2 नॉर्म्स की जो शॉर्टकमिंग्स रह गई थी उनको पूरा करने के लिए
बेसल 3 नॉर्म्स लेके आए थे, ठीक है, और इनको इम्प्लीमेंट किया गया है 2018 में। अब बेसल 3 में क्या हुआ कि ये सेट ऑफ रिफॉर्म मेजर्स हैं जो कि बेसल कमेटी ने डेवलप किए ताकि जो बेसल 2 में कमियां रह गई थी उनको उनकी भरपाई की जा सके और अच्छे से हम बैंकिंग सुपरविजन कर सकें, अपने बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन कर सकें, अच्छे रेगुलेशंस लेके आ सकें ताकि और कम रिस्क हो जाए, हमारा रिस्क फैक्टर एकदम ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक। तो ये सारे थे बेसल 1, 2, 3 सारे नॉर्म्स हमने देख लिए हैं। ये कुछ नॉर्म्स हैं जो कि हर कंट्री को, जो भी उसकी मेंबर नेशंस हैं, उनको फॉलो करने पड़ते हैं। अब बेसल 3 नॉर्म्स आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि बेसल 2 को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया, नहीं। बेसल 1 प्लस बेसल 2 प्लस बेसल 3 जो भी नॉर्म्स चलते आए हैं ना, वो एक साथ चल रहे हैं, साइमल्टेनियसली काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि बेसल 3 नॉर्म्स आए तो हम बेसल 1 वालों को भूल जाएंगे। ये नॉर्म्स एक साथ काम करते हैं और जो भी मेंबर नेशंस होते हैं उनको कुछ एडवाइजरी जारी की जाती है, उनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे बेसल 1 में इंडिया को कहा गया था CAR को 9% पे मेंटेन करने के लिए, तो वैसे ही है, वो CAR जो है 9% पे ही मेंटेन होगा। ओके गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।